Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैमकास्ट। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन्स डी-एस्केलेट हो रहे हैं, तो हमारे मार्केट्स में भी बुलिश सेंटिमेंट फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल मार्केट के मूड को देख के ऐसा लग रहा है कि द वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर। बट क्या वॉर खत्म होने से वर्स्ट विल एक्चुअली बी ओवर? शायद नहीं। जो रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं उसके कारण कमोडिटी के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी आई है। इवन दो ये प्राइसेस थोड़े कूल डाउन हो सकते हैं, पर जो सप्लाई चेन के इश्यूज है और ऑलरेडी एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशनरी सिचुएशन प्रोलॉन्ग्ड रह सकता है। एनीवे, वॉर के पहले से भी ग्लोबली इन्फ्लेशन काफ़ी हाई था, तो ये सिचुएशन से इंडिया को भी अफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया भले ही ये सिचुएशन से डील करने के लिए बेटर इक्विप्ड है पहले के कंपैरिजन में, पर इंडिया कम्प्लीटली इम्यून नहीं है। अगर हम अक्टूबर टू दिसंबर के जीडीपी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमारी इकोनॉमी ग्रो ज़रूर हुई, पर एक स्लोअर रेट से। दिस वाज मेनली बिकॉज जो डिमांड है वो अभी इतनी रोबस्ट नहीं है। पहले के क्वार्टर से कंपैरिजन में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्पेंडिंग भी थोड़ी डीग्रो हुई है, और एग्रीकल्चरल सेक्टर ने तो लोएस्ट ग्रोथ शोकेस किया है लास्ट 11 क्वार्टर्स से। इंडिया के पॉपुलेशन का ह्यूज पोर्शन रूरल इकोनॉमी को बिलोंग करता है, और इन्हीं लोगों की इनकम्स जो है वो स्टैग्नेट या डिक्रीज हो रही है, और दूसरी ओर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से जो डिमांड सिचुएशन है वो भी इतना इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और अगर इन्फ्लेशन और बढ़ता गया तो जो थोड़ी बहुत डिमांड में ग्रोथ आने वाली थी वो भी नहीं आएगी, और रूरल इकोनॉमी की रिकवरी और भी स्लो हो जाएगी। तो इससे इंडिया में एक स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन आ सकता है। और ये स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या? स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब इकोनॉमी में पर्सिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन होता है पर उसके सामने ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन से डील करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये जो स्टैगफ्लेशनरी इश्यू है वो कॉर्पोरेट इंडिया यानी हमारे लिस्टेड स्पेस है उसे कैसे अफेक्ट कर सकता है? तो अगर ये एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस सस्टेन कर जाते हैं तो कंपनीज ये हायर इनपुट कॉस्ट्स को पास ऑन करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा है कि लास्ट एक ईयर में कई कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ने अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस कई बार ऑलरेडी इंक्रीज किए हैं, और अगर ये और एडिशनली इंक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं ये वो प्रोडक्ट्स के डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे। इससे होगा क्या? इससे जो कॉर्पोरेट इंडिया की सेल्स की ग्रोथ है वो थोड़ी म्यूटेड होगी, और जितना हमने रोबस्ट ग्रोथ एंटिसिपेट किया था वैसी नहीं होगी। इससे टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन पे भी अफेक्ट हो सकता है। ऑलरेडी हमने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में देखा था कि कई कंपनीज और कई सेक्टर्स मार्जिन प्रेशर फेस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स की ट्रैजेक्टरी का जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हो सकता है। ये स्टैगफ्लेशनरी सिचुएशन वेदर एक्चुअली आएगा या नहीं आएगा वो तो टाइम विल टेल, और ये जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसके और कितने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो भी धीरे धीरे ही अनफोल्ड होंगे। तो इन्वेस्टर्स को इससे ये समझना चाहिए कि उन्हें ऐसे रिस्क के बारे में अवेयर रहना चाहिए और कॉशियस रहना चाहिए, और यही बैकड्रॉप को ध्यान में रख के इन्वेस्टर्स ऐसे सेक्टर्स जो डिमांड एज वेल एज इन्फ्लेशन फ्रंट पे रेजिलियंट हो उसमें ओवरवेट रह सकते हैं। तो ये सेक्टर्स जैसे आईटी, बैंक या सर्विसेज सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स ओवरवेट रह सकते हैं। तो अब चलते हैं आज के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। आज हमें कैनरा बैंक का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। कैनरा बैंक ने अपने क्रूशियल सपोर्ट से स्ट्रांगली बाउंस बैक किया है, और अभी एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। कैनरा बैंक का जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है वो इवन आफ्टर जो हमने अभी करेक्शन देखा है उसके बाद भी बुलिश ही है, और ईयर टू डेट 6 मंथ्स एज वेल एज 1 ईयर टाइम फ्रेम पे कैनरा बैंक ने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर बैंक निफ्टी में और वीकनेस नहीं दिखाई देती है तो कैनरा बैंक टेक्निकली बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो आप इसमें 260 के टारगेट के लिए 200 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।